नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने कसख्ती दिखाते हुए मास्क न पहनने वालों का 200 रुपए का चालान काटने के निर्देश जारी किए हैं। लेकिन चालान काटेगा कौन, यह सवाल बड़ा बना हुआ है। चौराहे पर खड़ी पुलिस को चालान काटने की पावर नहीं है। आज सुबह जब न्यूज 18 की टीम ने देहरादून में जायजा लिया तो कई पुलिसकर्मी चेकिंग के बजाय मोबाइल में मशगूल दिखाई पड़े। टेंपू चालक मास्क या तो जेब में रखे थे या गले में लटकाए मिले। करीब 90% लोगों के पास मास्क तो हैं, लेकिन उसे लगाने के लिए लोग जागरूक नहीं दिखे। अभी मेरे सर अभी नहीं चला कि दर्द ज्यादा थोड़ा, तभी जेब में निकाल के मैंने ज्यादा तो नहीं पहन सकते सर। ये बड़ा जेब में पड़ा है, बड़ा जेब में। मतलब पहले ही बोलते थे कपड़े पहले कर ली, मास्क बाद में बताया मुझे। अरे वो फोन पे बात कर रहा था, फोन पे बात कर रहा था इस वजह से। तो मास्क पहनते हुए फोन पे बात नहीं होती? नहीं वैसा भी नहीं, मास्क पहनते सर, ठीक लगा रखा ना। पैसेंजर पे बैठाए हुए हो बिना मास्क के, गलती होगी सर, मैं बात कर रहा था इस वजह से। मैं अभी नाश्ता किया हमने। आपने खुद नहीं पहना हुआ तो लोगों को क्या बताएंगे आप? अरे नहीं, अभी तो हम पब्लिक के बीच में भी नहीं है भाई जी। चौराहे पे तो खड़े हो, डिस्टेंस के साथ खड़े हैं भाई जी। सर अभी नाश्ता किया, हाथ अभी डिश पर डाले बाहर, अभी थोड़ा खुला उला गया, घर से नाश्ता लेकर आते हैं। आप मास्क बता सकते हैं कहीं जेब में है कहीं? सर मास्क गिरा मेरा ये पास में, ठीक है सर। आप चौराहे पे खड़े हैं तो आपको तो कम से कम पहनना चाहिए, नहीं तो लोग कैसे पालन करेंगे? नहीं सर, आप देख लो, हम तो 24 घंटे दूसरे को बताते हैं मास्क पहनने के लिए। अभी नाश्ता किया, हाथ धुले, खुला गया और यही गया सर। आपने मास्क नहीं पहना हुआ है? सर मैं फ़ोन पे बात कर रहा था और मैं पानी पी रहा था। अभी मास्क को लेके कुछ नियम आए हैं शायद, कुछ जानकारी है? हाँ जानकारी है, बिल्कुल 200 रुपये जुर्माना है। दूसरी बात ये, जैसे आप इस चौराहे पे तैनात हैं, कोई बिना मास्क के आता है तो क्या आप लोगों को परमिशन है चालान काटने की? चालान की परमिशन मुझे नहीं है, मेरे पास चालान बुक नहीं है इसकी। जो थाने की चीता आती है, कोई दरोगा आते हैं, उनके वो करते हैं इसमें। मतलब इसको कोई कांस्टेबल वगैरह नहीं काट सकते चालान? एसआई जिनको थाने के जो चीता मोबाइल है वो काट सकते हैं, उसमें कांस्टेबल ही होते हैं, वो काट सकते हैं, बाकी हमारे पास नहीं है। बिना मास्क के जो भी आएगा उसका चालान काटने के भाई उसको पनिशमेंट किया जाए कि मास्क पहने। जैसे आप चौराहे पे खड़े हैं, आपको ये अधिकार है? सर राइट तो ये चौकी वालों का, क्योंकि हमारी तो सिर्फ ड्यूटी है। हमने तो सिर्फ ये देखना है लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने भले ही मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया हो और मास्क न पहनने वालों पर पेनल्टी बढ़ाकर 100 से 200 रुपए कर दी हो, लेकिन न्यूज 18 ने अपने रियलिटी चेक में ये पाया कि सब कुछ डंडे के बल पर नहीं होने वाला है। हमने देखा कि अधिकांश चौराहों पर, अधिकांश सड़कों पर तैनात पुलिस के पास चालान की पावर नहीं है, तो हमने ये भी पाया कि करीब 90 से 95% लोगों के पास मास्क था, लेकिन इसमें भी 80% लोग ऐसे थे जिनका मास्क गले में लटका हुआ था। बहुत सारे लोगों के मास्क को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो मास्क सालों से धुले ही नहीं हो, इतने गंदे मास्क लोगों ने पहने हुए थे। कुल मिलाकर अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ सरकार के भरोसे रहकर कोरोना का संक्रमण थम जाएगा तो ये आपकी भूल है। इसमें आम आदमी को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज 18 देहरादून। वहीं इससे पहले राज्य सरकार ने मास्क न पहनने पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसमें पहली बार नियम तोड़ने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार नियम तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने के साथ 4 वॉशेबल मास्क भी दिए जाएंगे। इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने पर भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छुपकर आने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जुर्माना करना मकसद नहीं है, एक बात बड़ी साफ समझ लेना चाहिए। मकसद यह है कि लोग मास्क पहने। कई बार किसी के पास मास्क उपलब्ध नहीं या भूल गया, माना कई बार हो सकता है ऐसा कि घर से कोई निकलता है और जल्दबाजी में या किसी कारण वो नहीं पहन पाता, कई बार उपलब्ध भी नहीं हो, ऐसा हो सकता है। और इसलिए कहा गया है कि जब हम उस पर दंड आरोपित कर रहे हैं तो हमारी ओर से मास्क की व्यवस्था होना चाहिए। इधर खटीमा में आज भी लॉकडाउन जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का वहां पर फैसला लिया था। हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। खटीमा में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे उत्तराखंड में सिर्फ खटीमा में लॉकडाउन है।
उसके बावजूद आज बारिश हो रही है तो लोग फिर भी लापरवाह बनकर सड़कों में दिख रहे हैं। आप देख रहे होंगे झुंड में यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, बाइक से यहाँ पर निकल रहे हैं, कार से यहाँ पर निकल रहे हैं, बेवजह लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। जबकि पिछले 4 दिनों में 120 कोरोना मरीज यहाँ पर आए हैं और 200 से 50 ओवरऑल संख्या यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की हो चुकी है। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर मानने को तैयार नहीं हैं। लापरवाह भरी तस्वीरें खटीमा की इन सड़कों में देखी जा सकती हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, खटीमा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के केस 9000 के पार अब तक हो चुके हैं। शनिवार को एक दिन में 501 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसके चलते अब सरकार ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। इसके तहत अब कोरोना का इलाज घर पर ही होगा। अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी घर पर ही आइसोलेशन होगा। बिना लक्षण वाले मरीजों का घर पर ही सरकार इलाज कराएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। साथ ही कोविड की मीटिंग में अधिकारियों को गाइडलाइंस तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम घर जाकर देखेगी और फिर तय किया जाएगा कि संबंधित शख्स को घर पर आइसोलेशन किया जाएगा या नहीं। अब इस बार हमने परमिशन किया है, लेकिन सतर्कता के साथ कि उनके घरों में पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं है, इसकी पहले पूरी जानकारी ले ली जाए और उन लोगों से एक लेटर, एक चिट्ठी उनसे ले ली जाए कि उनके घर में पर्याप्त व्यवस्था है। और जो हमारी सर्विलांस टीम है वो भी इसको देखने का काम करेगी। राज्य में कोरोना के केस के साथ साथ मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और राजधानी देहरादून हॉटस्पॉट सेंटर बना हुआ है। लेकिन हैरानी देखिए कि दून नगर निगम ने इस तरफ पूरी तरह से आंखें बंद कर ली हैं। देहरादून में कोविड के शुरुआती चरण में नगर निगम ने जरूर सैनिटाइजेशन का काम किया, लेकिन जैसे जैसे अब केस लगातार बढ़ रहे हैं, नगर निगम ने लोगों को उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। न तो कहीं सैनिटाइजेशन हो रहा है और न ही कोविड से रोकथाम का कोई और उपाय। प्रचार प्रसार भी नगर निगम ने पूरा किया है, होर्डिंग भी लगाए हैं, बैनर भी लगाए हैं। लोगों के यहाँ घर घर जाके जो है हमारी टीम ने, चाहे वो डेंगू के लेकर हो चाहे सैनिटाइज के लेकर, हमने 10-10 वार्डों का एक अभियान चलाकर पूरे घर घर में जो है जाकर ये लोगों को जागरूक किया है। चंपावत से भी बेहद गंभीर खबर है। यहां पर एक हफ्ते पहले 50 लोगों के कोरोना के सैंपल लिए गए थे और जांच के लिए हल्द्वानी की लैब में भेजे गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये 50 सैंपल हल्द्वानी अब तक पहुंचे ही नहीं। जब एक हफ्ते तक लोगों की रिपोर्ट नहीं आई तो पता चला कि सैंपल हल्द्वानी लैब पहुंचे ही नहीं है। अब स्वास्थ्य विभाग सैंपल खराब होने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ रहा है। ये जो सैंपलों की बात आ रही है कि 50 जो सैंपल भेजे गए थे उनका मिलान नहीं हो पा रहा है, ये बात सत्य है कि उनका मिलान नहीं हुआ था। लेकिन जब ये पता चला कि पैथकाइंड लैब और जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज से वहां से जब सैंपलों की मिलान किया गया तो ये मालूम पड़ा कि सैंपल रिजेक्ट कर दिए गए और वो जो संदर्भन और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पे जो है सैंपल जो है खराब हो गए थे, उनका कलर चेंज हो गया था और साथ में लीकेज हो गए थे, टूट फूट हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते कोटद्वार प्रशासन की ओर से 4 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से सामुदायिक संक्रमण के खतरे को देखते हुए इन इलाकों को सील कर लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों की भी कोरोना जांच की जा रही है। कुछ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, खास तौर पे ऐसी जगहों पर जहां पे हाल ही में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए और उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों के और भी रिपोर्ट जहां पर पॉजिटिव आई थी। ऐसे जगहों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में विकसित किया गया है, चिन्हित किया गया है और उनमें बैरिकेडिंग लगा के प्रॉपर जब तक उसमें जो सिम्टोमेटिक पर्सन है उनका सैंपलिंग और जो असिम्टोमेटिक पर्सन है उनका जो है स्क्रीनिंग की व्यवस्था वहाँ पे। पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हल्द्वानी में भी आपको बताएं कि 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नैनीताल की 11 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। सिलटौना, रूसी बाईपास, सैड़ा खान, परेवा रोड बंद हो गई है। वहीं अड़िया सिमलखेत, अधौड़ा, मेहतौली, लटवाल सुरंग रोड भी बंद पड़ी हुई है। 10 घंटे से पिछले लगातार बारिश जारी है। अड़िया सिमलखेत, अधौड़ा, मेहतौली, लटवाल सुरंग में आपको बता दें कि पिछले 10 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है और भूस्खलन से नैनीताल जिले की 11 सड़कें वहां पर बंद हो गई हैं। इधर पिथौरागढ़ में भी बारिश मुसीबत बनकर आई है। बारिश से लैंडस्लाइड के चलते 14 सड़कें बंद हुई हैं।
जौलजीबी मुनस्यारी रोड 22वें दिन भी बंद है, जिसे अभी भी खोलने का प्रयास लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर किया जा रहा है। जौलजीबी मुनस्यारी रोड 22वां दिन हो गया है और आज भी ये बंद है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि मार्ग को खोला जा सके, लेकिन बंद सड़कों को खोलने में वहां पर विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के बुल्लावाला में भारी बारिश से बरसाती नाले अपने उफान पर हैं। इससे कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। इससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उफान पर है बरसाती नाले और किस तरीके से जो फ्लो है पानी का वो काफी तेज है, जिसके चलते इसको रोक पाना भी इतना आसान नहीं है। ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हरिद्वार में सुबह 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश से कई जगहों पर पानी भर गया है। सबसे ज्यादा बुरे हालात यहां के चंद्राचार्य चौक, ज्वालापुर और कनखल के हनुमंतपुरम के हैं। यहां मैदान में टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटरों द्वारा पार्क की गई कारें भी पानी में डूब गई हैं। लॉकडाउन के चलते काम न होने से सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां मैदान में पार्क की गई थी, मगर बारिश ने अब उनके सामने नया संकट पैदा कर दिया है। असमर्थ हैं कोई भी काम करने में। हम 1-2 दिन के अंदर सारे वाहन अपने ट्रकों द्वारा, ट्रालियों द्वारा खिंचवाकर मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा कर देंगे। अब हम इन्हें ना इन्हें खड़ी करने की क्षमता है, ना ही इनकी किस्तें, ना ही टैक्स, ना ही इंश्योरेंस। हम अपना घर का लालन पालन करने में भी असमर्थ हैं। नाले हमारे हरिद्वार जिले के जो भी नाले हैं सारे चौक पड़े हुए हैं। ये हनुमंतपुरम में देखिए कम से कम 4-4 फुट पानी है, जिसके लिए कि कोई निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। सारे नाले चौक पड़े हुए हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार भारी बारिश से गंगा सहित पहाड़ी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है, जिसका असर अब ऋषिकेश में भी दिखने लगा। ऋषिकेश की गंगा नदी उफान पर है। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अभी पहाड़ों पर बारिश और अधिक होगी, जिससे तटीय इलाकों पर खतरा लगातार बना हुआ है। तीर्थ पुरोहितों को पूजा पाठ और कर्मकांड में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी लग रहा है कि जल स्तर शायद 1-2 रोज बाद बढ़ने ही वाला है। मौसम और भी खराब हो सकता है, जैसे कि सूचना मिली तो अवश्य व्यवस्थाएं तो बन ही जाती है। वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ रूट बंद हो गया है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ता बंद हो गया और यहां पर सैकड़ों तीर्थयात्री फंस गए हैं। 4 धाम यात्रियों की लाइन लगी हुई है। हालांकि रास्ता खोलने की कोशिश अभी भी जारी है। हैरानी की बात यह है कि रुद्रप्रयाग प्रशासन इस पर बेहद गैर जिम्मेदार बना हुआ है। रुद्रप्रयाग की डीएम वंदना सिंह से न्यूज 18 ने कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा और यहां तक कि अब तक रास्ते को खोला भी नहीं जा सका है। आगे बढ़ते हैं। वन विभाग की टीम ने आज देहरादून के शुक्लापुर गांव में एक घर में घुसे मॉनिटर लिजार्ड को रेस्क्यू किया। वहीं शनिवार को भी वन विभाग की टीम ने प्रेमनगर में एक घर से बिग साइज मॉनिटर लिजार्ड को रेस्क्यू किया था। घर में उधम मचाने के बाद मॉनिटर लिजार्ड घर के आगे बने एक गड्ढे में छुप गया था, जिसे फॉरेस्ट टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में रिलीज किया। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक घर की छत पर लिजार्ड निकला और दूसरा कल प्रेमनगर में लिजार्ड निकला था, वो दृश्य आपकी स्क्रीन पर जहां पर गड्ढे में छुपा था लिजार्ड। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिग लिजार्ड का निकलना लगातार जारी है और शुक्लापुर गांव में ये लिजार्ड निकला। घर की छत पर ये लिजार्ड निकला। देखिए आप, ये 2 तस्वीरें शुक्लागंज की और प्रेमनगर की। आज की तस्वीर शुक्लागंज की और कल की तस्वीर जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं राइट साइड में, ये प्रेमनगर की है जहां पर कल लिजार्ड निकला। क्लिक कर दिया। स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण के दौरे पर हैं और गैरसैंण पर उत्तराखंड की सियासत लगातार गरमाई हुई है। अब इस पूरे मसले पर नई राह शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम त्रिवेंद्र सरकार ने कर दिया, लेकिन अब कांग्रेस साल 2022 में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी को अपने एजेंडे में यह बात भी जोड़नी चाहिए कि 2024 तक पूरा राजधानी का ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। हकीकत यह है कि इन्होंने ग्रीष्मकालीन घोषित किया है और ये भी हकीकत है यदि हम सत्ता में आएंगे, हमारी पार्टी ने कहा है कि 2022 में हम राजधानी बनाएंगे वहाँ, और मैंने उसमें इतना पार्टी से अनुरोध किया है कि आप 2024 में वहाँ पर ढांचा पूरा बना देंगे।
वहीं स्थायी राजधानी को लेकर 2022 में कांग्रेस का नया रुख रहेगा। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि पार्टी इस मुद्दे पर सभी नेताओं से बातचीत करके आगे की रणनीति तय करेगी। लेकिन प्रीतम ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने जो स्ट्रक्चर गैरसैंण में बनाया था उसी के बूते बीजेपी सरकार वहां ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित कर पाई है। सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को अगर घोषित किया है तो सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया। और हम कहना भी चाहते हैं कि भाई इस छोटे से प्रदेश में दो राजधानी हो तो बात समझ से परे, एक राजधानी होनी चाहिए। इस विषय में तमाम लोग बैठेंगे, क्योंकि मैं अध्यक्ष जरूर हूं लेकिन पार्टी के तमाम साथी लोग बैठेंगे, इस पर तय करेंगे और तय करने के बाद निश्चित रूप से अपने एजेंडे में इसको रखने का काम करेंगे। वहीं गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि हरीश रावत सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उनका गैरसैंण से कोई मतलब नहीं है। वो तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तक नहीं घोषित करवा पाए। तो वही बात हुई कि या खुदा हम न हुए, अब हो जाओगे तो क्या कर लोगे भाई। और इसलिए रावत जी केवल राजनीति और राजनीति कर रहे हैं, बाकी उनका गैरसैंण से कोई मतलब नहीं है। अगर उनको ये सब कुछ करना था तो मौका मिला था उनको, वो तो ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित नहीं कर पाए। और इसलिए रावत जी की बातों पर उत्तराखंड का कोई विश्वास नहीं। खबर काशीपुर से है। काशीपुर में सड़क निर्माण के विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दो परिवारों में लाठी डंडे चल गए। आपस की लड़ाई का यह वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सीसीटीवी का है। घटना काशीपुर के चामुंडा विहार की है, जहां पर सड़क निर्माण को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। इसमें एक परिवार के 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पक्ष जिंदल परिवार था और दूसरा गुप्ता परिवार था। तो जो जिंदल परिवार है उनके द्वारा एक तहरीर दी गई इस संबंध में कि सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता और अन्य व्यक्तियों द्वारा मिलकर जो है हमारे साथ मारपीट करी गई है। हरिद्वार में दो पक्षों में जबरदस्त बवाल हुआ है। यहां कनखल इलाके के जियापोता गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर है। मामूली कहासुनी को लेकर दोनों पक्ष जमकर लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए। एक पक्ष ने दूसरे के घर में घुसकर जमकर मारपीट की। कई लोग घायल हो गए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी खबर, उत्तराखंड के 18 कॉलेज अगले सेशन से श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होंगे। शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले से छात्रों को आपत्ति होने लगी है। छात्रों को लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डिग्री होने पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी। वहीं श्रीदेव सुमन से एफिलेटेड होने जा रहे कॉलेज की फैकल्टी को लेकर प्रिंसिपल तक इस बात को मानते हैं कि उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। खासकर श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में तो पहले से ही स्टाफ पूरा नहीं है और न ही परमानेंट। इसके अलावा कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर तक सवालों में रहता है। पहले ये 18 कॉलेज गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबद्ध थे। देखिए, इस बारे में हम ये बोलना चाहेंगे, पहली बात तो हमारी एचएनबी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बच्चों को एक अलग ही रुतबा रहता है कि हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री है। और अब जहाँ तक ये श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की स्टेट लेवल की है तो उसमें बहुत ही नुकसान वाली बात है ये। 20 ईयर्स के बाद भी स्टेट में वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया है और हायर एजुकेशन उस मामले में निगलेक्टेड है और उसको कहीं फोकस करने की जरूरत है। उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर शनिवार को राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार से 21 लड़कियों और महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। सचिवालय में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिलाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अगले साल से तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाने का भी ऐलान किया। वुमेन की किसी औरत की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी मतलब जो ठान ले वो जरूर कर सकते हैं। इस बार के जो पुरस्कार दिए गए हैं उसमें कोविड पर जिन्होंने विशेष कार्य किए हैं उनको सम्मानित किया गया। कुछ लोगों ने
खेल में अच्छा काम किया है उनको सम्मानित किया गया है और अगले वर्ष से इस राशि को बढ़ाने की मैंने आज घोषणा की है। जो तिलू रौतेली सम्मान है 21,000 से 31,000 रुपये उसको किया गया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो सम्मान है उसको 11,000 से बढ़ा करके और 21,000 रुपया किया गया है। उत्तराखंड की मशहूर लोक गायिका मालविका माया उपाध्याय को भी तिलू रौतेली सम्मान से नवाजा गया। माया गढ़वाली और कुमाऊनी में 2000 से ज्यादा गीत गा चुकी हैं। मूल रूप से रानीखेत के सोहनी बिनसर की रहने वाली है माया। हीरा सिंह राणा, नरेंद्र सिंह नेगी जैसे बड़े गायकों के साथ भी वो अपनी आवाज साझा कर चुकी हैं। तिलू रौतेली सम्मान से सम्मानित होने पर माया ने सभी का शुक्रिया अदा किया। झूली घाटा सिरदा को होटला होटला चिट्ठी माले की दोलो माया को टोटला चिट्ठी माँ भेज दोलो माया को टोटला। आप सब पूरे उत्तराखंड वासियों बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँ और यो गायकी क्षेत्र में आप सब मकई आशीर्वाद और प्यार देवी निचले आप सब बहुत बहुत आभार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।